Hello students, welcome to the another lecture of your solutions. So last class जो हमने डिस्कस किया था आपका कुछ हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हेनरीज लॉ किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो हेनरी लॉ है वो आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, जो गैस यूज़ हो रही है। एंड आपका जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हाई होगी जब आपका जैसे ही जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू हाई होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी मोल फ्रैक्शन गैस के लिक्विड में कम होंगे, एंड हैंस मोल फ्रैक्शन ही आपकी सॉल्युबिलिटी है तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, ठीक है। एंड हायर द टेम्परेचर, आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा आपका हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा, और अगर आपका हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो अगेन सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। सो बेसिकली जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है हमने बताया था बिकॉज ऑफ ये जो टेम्परेचर वाला रीज़न की वजह से ही कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हायर टेम्परेचर पे अच्छे से सॉल्युबल नहीं होती, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ही एनिमल्स कोल्ड यू कैन से कोल्ड वाटर में अच्छे से कंफर्टेबल होते हैं रैदर देन हॉट, क्योंकि हॉट वाटर में ऑक्सीजन अच्छे से घुलता नहीं है, मिलता नहीं है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन लेस हो जाती है। तो जो जानवर रहते हैं पानी के अंदर, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको अच्छे से प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन का नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो मर जाएंगे। सो दिस इज व्हाट हेनरी लॉ कांस्टेंट, ये 4 फैक्टर थे, उन पे ये डिपेंड भी करता है। 2 फैक्टर हमने बता दिया डिपेंड किस पे करता है, इसकी वैल्यूज वेरिएशन भी बता दिया हमने कि ज़्यादा वैल्यू हाई होगी तो वो भी कैसे डिक्रीज करेगा विद प्रेशर भी, इसके रिलेशन हमने आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में ही। हमने ये सारे जनरल जो थे डिस्कशन वो आपकी कर लिए थे। हमें कुछ कुछ चीज़ें पता चल गई थी, जैसे हेनरीज लॉ की इक्वेशन पता चल गई थी, दैट इज P इज इक्वल्स टू के एच एक्स, दिस इज P इज इक्वल्स टू के एच एक्स, जो ये P है ये पार्शियल प्रेशर है ऑफ गैस, राइट, एंड के एच इज हेनरीज कांस्टेंट एंड एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो ये यही है, तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल है, उसको जल्दी से लेते हैं और चीज़ें को अच्छे से समझने की और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा दैट इज के एच, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, के एच की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अभी अच्छे से दिख रहा है, यस, आपको के एच की वैल्यू दे रखी है और बोला है के एच फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, बोल के रखा है कि के एच फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर पे के एच की वैल्यू दे रखी है हमको, दैट इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। मैंने बताया था के एच का यूनिट भी पास्कल होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, राइट, और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, राइट, तो इसलिए हम के एच की वैल्यू प्रेशर की वैल्यू ही मतलब प्रेशर का यूनिट ही मानते हैं। तो 1.67 ये हमको दे रखा है, के एच की वैल्यू दे रखी है। अब क्या पूछा है आपको नेक्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट मास ऑफ CO2, आपको CO2 का मास बताना है, दैट इज डिजोल्व इन 500 ml सोडा, ठीक है, आपको CO2 का मास बताना है जो कि डिजोल्व है इसमें 500 ml सोडा में डिजोल्व है एट प्रेशर कितने पे दे रखा है, 2.5 ATM। अब देखो पहले जो प्रेशर दे रखा था आपका, जो KH की वैल्यू का प्रेशर दे रखा है पास्कल में दे रखा है, ये जो प्रेशर दे रखा है 2.5 ATM दे रखा है, तो आपको जो ये ATM प्रेशर है उसको आपको पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, और एक और चीज़ हमको ये पता है यहाँ पर 500 क्या दे रखा है आपको, ml दे रखा है, राइट, आपको 500 ml दे रखा है, तो ये आपको वैल्यू दे रखी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपको क्या पूछा हुआ है, आपको पूछा है कैलकुलेट मास, मास निकालना है, तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, मास हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, लाइक मान लो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका हम निकालना चाह रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट, यही होता है। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो हमारा जो मास है गिवन मास जो है वो उस फॉर्मूले से निकलेगा। तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, मैंने यहाँ पर तो टिक लगा दिया किस कौन सा इक्वेशन सही होने वाला है एज पर दी रिजल्ट, बट हम अब समझेंगे इसको कैसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज आपको पता है आपके पास हेनरीज लॉ का इक्वेशन है, दैट इज P गैस,
मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, राइट, इज इक्वल्स टू के एच डॉट, यहाँ पर डॉट लगा दो, मल्टीप्लाई डॉट एक्स, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब कितने गैस के पार्ट प्रेजेंट है, कितने गैस के फ्रैक्शन प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर, राइट। आपको पता है KH की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल दे रखा है, राइट। ये तो आराम से पता चल रहा है कि 1.67 ये पहले से गिवन है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हमको दे रखा है, ठीक है, P ऑफ गैस दे रखा है, ये देखो 22.5 ATM, 2.5 ATM दे रखा है। आपको पता है 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ सॉरी इंटू 10⁵ पास्कल होता है। कितना होता है, 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01 भी बोल सकते हो या 013 बोल सकते हो, इंटू 10⁵ पास्कल इसका यूनिट होता है। हम क्या करेंगे, 1 ATM की वैल्यू इतनी होती है, आपको कितना दे रखा है, 2.5 ATM दे रखा है, तो आप 2.5 मल्टीप्लाई 1.013 करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁵, ये वैल्यू के साथ, ये 1 के लिए दे रखा था आपको 2.5, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पास्कल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी वो पास्कल में कन्वर्ट होगी। अब क्या करना है, आपको इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज को डाल देना है, ठीक है। क्यों, आपको ये दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, आपको ये वैल्यू दे रखी है, राइट, सॉरी ये नहीं दे रखा है आपको, सॉरी आपको मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, आपको ये KH की वैल्यू दे रखी है, आपको पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है। अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज डाल देंगे। देखो ये प्रेशर की वैल्यू है, तो हमने क्या किया, इसको डाल दिया 2.5, ये हमारा प्रेशर आया, प्रेशर ऑफ गैस 2.5 इंटू ये सेम वैल्यू हमने पुट कर दी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू KH की वैल्यू क्या है, KH की वैल्यू, ये इक्वेशन है ना, हम KH की वैल्यू डाल रहे हैं 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास X गैस है, कौन सी गैस यूज हो रही है इस पूरी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने टोटल प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल रहे हैं। अब हमको यही तो निकालना है, यही तो निकालना है हमको XA, राइट। अब ये जो सॉल्यूशन बना है ये बेसिकली आपका सोडा है, सोडा मतलब वाटर में है, राइट, वाटर है, तो आपको पता चल गया एक कंपोनेंट क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा आपका वाटर, राइट। अब आप इसको एक जगह रहने दोगे और इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओगे, इसको इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो आप उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओगे, तो आपने NCO2, इसको हम राइट साइड को लेफ्ट साइड को राइट साइड लिख दे रहे हैं, NCO2 N टोटल इज इक्वल्स टू ये आपका एज इट इज पास्कल और डिवाइडेड बाई दिस पास्कल, पास्कल कट गया, आपको पता है X की कोई वैल्यू, कोई यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन की। अब क्या करोगे, आपको पता है NCO2 प्लस N टोटल की वैल्यू NCO2 प्लस N वाटर है, राइट, और इसको हम पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जब हम इसको पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1.7, क्या आ रहा है 1.7 इंटू 10⁻², क्या वैल्यू आ रही है 1.7 इंटू 10⁻²। और आपको मैंने एक बात अच्छे से बता रखी है कि 10⁻², जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हमारा आंसर क्या आया, हमारा ये आया है, जैसे ये तो निकाल रहे हैं हम बेसिकली, तो ये आया है 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10⁻² आया है। इस -2 का मतलब ये होता है 1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻², तो मतलब सोचो 1 को ऑलमोस्ट 700 से, ये 10⁻² मतलब 100, 700 1 डिवाइडेड बाई 700, तो जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी, वेरी लेस, कितनी आएगी, वेरी लेस वैल्यू आएगी, मतलब हम बोल सकते हैं इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल। और हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, NCO2 प्लस N वाटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/7, राइट। हम क्या निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल रहे हैं, और ये कितना आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, कितना, बहुत कम, जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर बहुत कम आएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन मतलब जितना अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट है वो बहुत बहुत कम है, तो इसका मतलब मीन्स मोल्स ऑफ CO2 एज कंपेयर टू वाटर से कंपेयर करने में CO2 के मोल्स बहुत ही कम है, बहुत वेरी लेस है, ठीक है, इज वेरी लेस। अब क्या हुआ, अब ये है आपका NCO2, तो इसका मतलब ये NCO2 जो है वो आपका बहुत बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन N वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब हमने लिखा इस फॉर्मूले में जब ये बहुत कम है, ये जो प्लस है ना एडिशन में है, वाटर के साथ आप इसके मोल्स को ऐड कर रहे हो, तो मतलब ये तो नेग्लिजिबल ही है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो क्या करेंगे हम, NCO2 प्लस डिवाइडेड बाई N वाटर इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू 10⁻², ये लिख लिया हमने, इतना समझ में आ गया। हमने NCO2 को यहाँ पर इग्नोर ही कर दिया, क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम जब वाटर के साथ देख रहे थे तो उसका जो वैल्यू इतना कम है कि हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई डजंट मेक दैट मच डिफरेंस, ऐसा करते हैं ना फिजिक्स में भी, तो हम बहुत जब इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो ऐसा रूल फॉलो करके ऐसा करते हैं, राइट।
अब हमारे पास इतनी इक्वेशन आ गई, अब हमको क्या करना है, अब हमको CO2 के बारे में जानना है, राइट, हमको CO2 के बारे में जानना है। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। अब मान लो लेट अस सपोज हम क्या कर लेते हैं, मास ऑफ CO2, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसकी क्वेश्चन में हम सेम क्या एज्यूम करेंगे, लेट द मास ऑफ CO2 गैस इज x। हमने क्या एज्यूम किया, मास जो है CO2 गैस का उसको हमने मान लिया x, ठीक है। अब हमको पता है मोलर मास ऑफ CO2 क्या होता है, मोलर मास ऑफ CO2 क्या होगा, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 2, राइट, तो ये क्या हो गया आपका 32 प्लस 12, और ये टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 44, राइट, 44 आ जाएगा, 44 आ गया CO2 का, तो हमने 44 लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब बताओ आपके पास यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, आपको अगेन पता है गिवन मास बाई मोलर मास। अब आप बताओ वाटर का क्या गिवन मास दे रखा है, नहीं दे रखा है, बट क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कैलकुलेट मास ऑफ CO2 डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सोडा, राइट। अब आपको बोल के रखा है कि जो वॉल्यूम है जिसमें मिला हुआ है वो 500 ml वॉल्यूम ले रखी है सोडा की, और हमको ये बात पता चल गई है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही कम है, एंड जो सोल्यूशन है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है और वाटर थोड़ा ज्यादा है, उससे बहुत काफी ज्यादा है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे भी इग्नोर कर रहे हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि वाटर का पहले से हमको दे रखा है ml, 500 ml दे रखा है, ठीक है। हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम होता है, राइट। अब हमको वॉल्यूम दे रखा है, बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका मास चाहिए, किसका मास चाहिए, हमको वाटर का मास चाहिए। हमको पता है m और वॉल्यूम हमको दे रखी है ml, 500 ml, राइट। हमें ये पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है, कितने उसमें 500 वॉल्यूम वाटर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है। तो इस केस में जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली आती है, मतलब एकदम 1 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली आती है। तो हमने मान लिया डेंसिटी क्या हमारी 1 ग्राम है, 1 ग्राम मिलीलीटर इज इक्वल्स टू m 500। हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, आपको पता है ये हमको मास निकालना है, हम इसको राइट हैंड साइड में लेके चले गए, तो क्या होगा ml आपस में कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, ये 500 ml था, राइट, ये 500 ml है था। अब हम इसको राइट हैंड साइड में हमको मास निकालना है, राइट। तो हमको जब मास निकालना है तो हम इसको कैसे लेके चले जाएंगे, देखो ये 1 ग्राम हमने डेंसिटी ले ली, 1 ग्राम पर ml, हमको मास निकालना है, यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा था 500 ml। अब क्या होगा, अब इसको न्यूमरेटर में लेके चलोगे क्योंकि आपको मास निकालना है, तो आपने मास लिखा इज इक्वल्स टू 500 ml मल्टीप्लाई 1 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई ml विल गेट कैंसल और मास आ गया 500 ग्राम, आ गया 500 ग्राम मास। तो हमने ऐसे 500 ग्राम मास निकाल लिया। तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया 500 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, राइट, H2O होता है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना 1, 16, तो टोटल कितना हो गया 18 हो गया, क्लियर 18 हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 लगा दिया, इसको सॉल्व किया, हाँ, एंड ये इक्वल्स टू कितना है, ये इक्वल्स टू दे रखा है 1/7 इंटू 10⁻², यही तो हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हमारे ये पास ये हो गया। हमको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम 1/7 इंटू 10⁻² एज इट इज है, ये चीज आपकी डिनोमिनेटर में चल जाएगी, 500 भी आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 18 जो है आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट, नहीं सॉरी, यह सब इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है, क्या है आपका x/44 दे रखा है, राइट, x/44, तो ये 44 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 500 भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 18 हो गया, 1/7, ये 500 ऊपर चला गया, 44 ऊपर चला गया। इसको पूरा सॉल्व जब करोगे आप तो आप देखोगे आपकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आएगी 1.7 के पास आएगी, 1.7 ग्राम के पास आएगी। अब आपको ये ऑप्शंस देखने हैं, जब आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा करीब है। हमारी वैल्यू आई है 1.7 के पास, क्या ये वैल्यू 1.7 के पास है, नहीं, ये तो 0.8 है। 1.7 क्या ये वैल्यू 1.7 के पास है, हाँ, ओनली 0.1 का डिफरेंस है। क्या 2.81 के पास है, 1.7 के पास है, नहीं। 6.81 के पास है, 1.7 के पास है, नहीं, सॉरी 1.8, क्या 6.8 1.7 के पास है, ये देखो 1.7 वैल्यू आई ना, 6.8 1.7 के बिल्कुल पास नहीं है, 2.8 भी इसके पास नहीं है, जो सबसे लगभग जो पास है वो यही वैल्यू है, राइट, और ये इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अप्रॉक्स वैल्यू भी हम एग्जाम में देखते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया ताकि आपको समझ में आए। अप्रॉक्स वैल्यू भी हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में आई नो बहुत टाइम लग गया है, ठीक है, बट स्टिल अब आपके पास एक आइडिया हो गया होगा कि अब नेक्स्ट टाइम से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप एक आइडिया हो गया है आपको, आप कर पाएंगे, ठीक है। सो आई वांट टू डिस्कस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल, बट वही हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
तो नाउ वे गुड, दिस इज व्हाट दिस न्यूमेरिकल इज, हमने ये न्यूमेरिकल समझ लिया। अब हम आपको बताएंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी जो लॉ है उसकी एप्लीकेशन, मेजर डे टू डे लाइफ जो एप्लीकेशंस होती हैं वो उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि सोडा बॉटल जो है, सोडा बॉटल फीजेज व्हेन ओपन, फीजेज मतलब जो बाहर आ जाना, निकल के आ जाना बाहर, राइट, वो बोलते हैं फीजेस। आपको पता है जैसे आप कोई सोडा, कोका कोला ले लो, पेप्सी ले लो, उसको जैसे ही खोलते हो फट से, उसमें से क्या होता है, बबल्स फीजेस मतलब बबल्स निकल के बाहर आ जाते हैं ना, वो जो आप देखते हो, राइट, व्हाइट कलर का बबल पूरा, और बहुत ज्यादा शेक करके खोलोगे तो पूरा एकदम से बाहर निकल आता है। ऐसा क्यों होता है? हम बोलते हैं ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। एक्चुअली आपको सबको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, पर वो एक्चुअली वर्क कैसे करती है वो आज हम समझेंगे, और आज के बाद आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो सोडा बॉटल में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, सोडा बॉटल फीजेस व्हेन ओपन। आपको पता है सोडा बॉटल जैसे हम उसको खोलते हैं वो उसके सारे बबल्स जो बाहर आ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि व्हेन द बॉटल इज क्लोज्ड, जब बॉटल क्लोज होती है, जब उसको पैक किया जाता है बॉटल को, कोको कोला कोल्ड ड्रिंक बॉटल को, तो CO2 इज पैक्ड अंडर हाई प्रेशर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्लोज बॉटल है, ठीक है, ये क्लोज बॉटल है। इस क्लोज बॉटल में जो CO2 को, यहाँ पर जैसे इतना बॉटल का लेवल है, लिक्विड का लेवल, इस पूरे लेवल में क्या भर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पैक्ड अंडर हाई प्रेशर, मतलब एक हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड को पैक कर दिया जाता है। अब जैसे ही आप ये बॉटल को खोलोगे, इसके अंदर, बॉटल के अंदर क्या है? वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर है। जैसे ही आप बॉटल का ढक्कन उतारोगे, ये बाहर निकल आएगा, और आपको पता है बाहर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर प्रेशर बहुत हाई था, क्या था? वेरी हाई प्रेशर था। बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 है। इसलिए जैसे ही हम बॉटल ओपन करते हैं तो क्या होता है? प्रेशर फॉल्स, मतलब जो अंदर हाई प्रेशर था वो प्रेशर फॉल होता है, और प्रेशर जब फॉल होता है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। आपको याद रखना है, जैसे ही प्रेशर फॉल होगा सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। देखो अंडर हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिली हुई थी, ठीक है, सॉलिबल था। जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यही तो हेनरीज लॉ है, प्रेशर बढ़ेगा सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सॉलिबिलिटी उस सब्सटेंस की ज्यादा होगी जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, यही तो है सॉलिबिलिटी। तो हाई प्रेशर था तो अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी। जैसे ही बॉटल का ढक्कन खोला, आपका ये बाहर इसलिए आ गया, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, राइट। तो इसका मतलब क्या है? प्रेशर डिक्रीज कर गया। जब प्रेशर डिक्रीज कर गया तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज कर गई। मतलब अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि प्रेशर डाउन हो चुका है। प्रेशर अप था इसलिए वो सॉल्युबल थे, उनकी सॉल्युबिलिटी थी, इसके वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड फीजेस आउट, उसमें से बाहर निकल के कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। क्योंकि हमको पता है जैसे प्रेशर डिक्रीज करता है, प्रेशर यू नो दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सोडा बॉटल फ्रीजेस बिकॉज ऑफ व्हेन इट ओपन, ये भी आपका एक एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाली बात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम देखने वाले हैं दैट इज एनॉक्सिया। क्या है ये? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया इज काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर और यू कैन से मेंटल कंफ्यूजन और टायर्डनेस, काइंड ऑफ हम बता नहीं पाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेंटल रिटार्डेड टाइप फील करने लगते हैं, मेंटल कंफ्यूजन, आप डिटेक्ट नहीं कर पाते क्या हो पा रहा है। तो एनॉक्सिया एक टाइप की बीमारी है, एक मेंटल कंडीशन है एक टाइप की, ठीक है, जिसमें क्या होता है आप थोड़ा मेंटली कंफ्यूज होते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टायर्डनेस भी बहुत आती है। एक्चुअली ये होता कब है और क्यों होता है? जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, मान लो शिमला, नॉट शिमला, आप मान लो हिमालय की चोटी पे चढ़ रहे हो, ठीक है, और हाइट एरिया में भी जा रहे हो, पहाड़ की क्लाइंब कर रहे हो पहाड़ को, ठीक है। तो जब हाई एल्टीट्यूड आता है, आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, आपको ये बात पता होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सी लेवल है, ये जो सी लेवल है, इस सी लेवल पे जो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, राइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करने लगता है। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं एटमॉस्फेयर में, पानी के अंदर, मतलब मान लो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज करने लगता है। क्या होता है? इंक्रीज करने लगता है। तो ये याद रखो, प्रेशर क्या होता है? जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो प्रेशर डिक्रीज करता है, जैसे जैसे नीचे आते हो प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सॉरी, प्रेशर ऐसे डिक्रीज करता है, ऐसे जाने से ऊपर जाते समय डिक्रीज करता है, नीचे आते समय इंक्रीज करता है। और ये सी लेवल पे, जो सी लेवल होता है, ओशन लेवल होता है, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपकी अच्छी तरीके से। तो जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एक डिजीज होती है, क्या होती है? एनॉक्सिया। वो एक मेंटल कंडीशन है, जब आपकी बॉडी को प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आपकी बॉडी स्टॉप
काम करना, फंक्शन जो सही से फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देती है, रुक जाता है फंक्शन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, मैंने बताया आपको, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेशर डिक्रीज होता है। अब बताओ, प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब आप सोच रहोगे किस सॉल्युबिलिटी, कौन सी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस? हमारा जो ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में, उसमें ऑक्सीजन मिली रहती है, राइट? ऑक्सीजन भी तो होती है। अब जैसे जैसे आप हाई प्रेशर पे जा रहे हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की इन ब्लड में, वो भी डिक्रीज करने लगेगी, राइट? देखो अब क्या हुआ, प्रेशर फॉल हो रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब ऑक्सीजन भी फॉल करने लगेगा, और आपको, आपकी बॉडी को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हेंस लेस ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन ब्लड, और लेस ऑक्सीजन डिसॉल्व हो पाती है ब्लड में, बॉडी को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और वो रिजल्ट करता है हमारे मेंटल डिजीज में, दैट इज कॉल्ड एनोक्सिया। एनोक्सिया इज बेसिकली एक मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान थोड़ा कंफ्यूज रहता है, टायर्ड फील करता है, ठीक है। ये एक इक्वेशन आपको समझ में आ गया, एक एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अब हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज डीप सी डाइवर्स, ठीक है। डीप सी डाइवर्स सिलेंडर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। जो डीप सी डाइवर्स जो सिलेंडर होते हैं, जो उनको ना क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना, तो वही जो डीप सी में जाते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, ठीक है, तो वो जो डीप सी डाइवर्स जो होते हैं, उनके जो सिलेंडर होते हैं उनको हम डाइल्यूट करते हैं, किससे? हीलियम से। हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है उनको। आप सोच रहे हो कि हीलियम से क्यों डाइल्यूट किया जाता है, हमको तो ऑक्सीजन ही चाहिए, राइट? हमको तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, उसको हीलियम से क्यों डाइल्यूट किया जाता है? उसका रीजन मैं बताती हूँ आपको, अभी मैंने जो समझाया। एट डीप सी लेवल, मैंने बताया ना, एट सी लेवल पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पहाड़ की तरफ, तो क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो आपका प्रेशर इंक्रीज करने लगता है। तो एट डीप सी लेवल प्रेशर विल गो वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या होगी? सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, मतलब जितनी आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं चाहिए उससे ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में घुल जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे सी में जाओगे, प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा मतलब सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी, मतलब मोर एंड मोर ऑक्सीजन विल गेट डिसॉल्व इन योर ब्लड्स, राइट? एंड बहुत सारा ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाएगा, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं उससे ज्यादा सप्लाई मिल जाएगा बॉडी को। चलो, ये जब आप नीचे हो तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। जब तक आप सी के अंदर हो, डीप सी में हो, तब तक आपको इफेक्ट नहीं करता। पर जैसे ही आप बाहर आओगे तो क्या होगा, इतना ज्यादा ऑक्सीजन पहले से बॉडी ने ले लिया, और बाहर आके बॉडी को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, तो क्या होगा, उसकी जो वेन्स, इंसान के जो वेन्स होती है ना, वेन्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा होगा वेन, ये वेन, जैसे वेन्स में से क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फट के बाहर निकल आएंगी, ठीक है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अपनी जो वेन्स थोड़ी थोड़ी फट जाएंगी, उसमें से वो बाहर निकल आएंगी। कभी कभी ये डेथ भी रिजल्ट करते हैं, इंसान मर भी जाता है। इसीलिए ये जो सी डाइवर्स लोगों का जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर को डाइल्यूट करते हैं हीलियम से, ताकि उनको इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले, ठीक है। वो हीलियम उसको सब्स्टिट्यूट कर दे, इतना ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई ना मिले, अदरवाइज ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हीलियम उसको सप्रेस करे, क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है, दैट्स वाई उसको लेके जाते हैं, उसके साथ डाल के लेके जाते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली रीजन है, इसमें उल्टी ऑपोजिट कहानी हो रही है। प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, बहुत सारे वेन, एंड उसकी वजह से क्या होता है, जो मैंने बोला ना वेन फट जाती हैं, वो एक तरह की बीमारी है, बीमारी भी नहीं बोलेंगे, एक तरह का मेडिकल कंडीशन है जिसको कहते हैं बेंड्स, ठीक, क्या बोलते हैं, बेंड बोलते हैं, एक तरह का बेंड बोलते हैं। लोगों की आईज पे हो जाता है बेंड, हाथों पे हो जाता है, शोल्डर पे हो जाता है, बहुत जगह बेंड्स हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है स्कूबा डाइवर्स को, ठीक है। हैंस हम क्या बोल सकते हैं, हैंस मोर ऑक्सीजन, इसका आंसर क्या है, हैंस मोर ऑक्सीजन विल गेट डिसॉल्व इन ब्लड। जब हम नीचे सी में जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में मोर एंड मोर ऑक्सीजन क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा ब्लड में। एंड वेन द सी ड्राइवर्स विल कम आउट ऑफ द सी, जब देखो मैंने बोला ना, जब तक वो सी के अंदर है तब तक उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे ही वो सी के बाहर आएंगे तो क्या होगा, द प्रेशर विल सडनली फॉल डाउन। क्या होगा, सेम कोल्ड ड्रिंक बॉटल के जैसा, पहले इसमें हाई प्रेशर में पैक था, अब क्या हुआ, लो प्रेशर, जैसे ही बॉटल ओपन किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर है, तो सारा का सारा गैस जो है वो बाहर निकल के आ जाएगी, वैसे ही जितनी सारा ऑक्सीजन है वो सब बाहर निकल के आ जाएगी। सो सेम यही हो रहा है कि हैज मोर ऑक्सीजन विल गेट डिसॉल्व इन द ब्लड,
जब ऐसी की सिचुएशन होगी, एंड व्हेन द सी ड्राइवर विल कम आउट ऑफ द सी, जब वो सी ड्राइवर और स्कूबा डाइवर वो जब पानी से बाहर निकल के आएगा, सी से बाहर निकल के आएगा, तो उसकी बॉडी का जो प्रेशर फॉल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर फॉल हो जाएगा, एंड सडनली वो फॉल होगा, एंड विच लीड्स टू रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंड, और उसकी वजह से बेंड बनेंगे। बेंड मैंने आपको बता दिया, एक तरह की दरार, रेड कलर का, वो जो वेन्स आपकी फट जाएंगी जिसमें ऑक्सीजन और वो निकल आएंगे, उसको बोलते हैं विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंड्स। तो कभी कभी ये बहुत सीरियस भी हो जाता है, इंसान की डेथ भी हो जाती है, बट कभी कभी ये नॉर्मली रहता है। तो ये थी हमारी बेसिक डिस्कशन कि हमने आज पढ़ लिया आपके हेनरीज लॉ के बारे में। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन पढ़ ली, 3 एप्लीकेशन पढ़ ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपके एनसीईआरटी में कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतने आपके बोर्ड एग्जाम में भी कुछ नहीं पूछा जाएगा, एप्लीकेशन इतना ही पूछा जाता है। हेनरीज लॉ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितना भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। एंड आज की क्लास में हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिया, हमने एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के लिए हमको जो स्टार्ट करना है, आज की क्लास में हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम इज गोइंग टू अप। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपका वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेपर प्रेशर के बाद हमें उसके फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। देखिए ये चैप्टर बहुत थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप बेस्ड है, इसमें थोड़े से आपके लॉजिकल क्वेश्चंस भी आएंगे एंड थोड़े बहुत फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं जो आपको थोड़े याद रखने हैं, एक दो आपस में मिलते जुलते भी हैं, तो इसलिए आपको कंटिन्यूस रिवाइज करते रहना है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आती रहे, ठीक है। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बहुत सारी चीजें कर पाए, ठीक है। सो दिस इज फॉर आई थिंक टुडेज क्लास एंड yes, we'll meet in the next lecture. Thank you, students.